वक्त गुजरने के साथ हामिद पर मैनेजर की बेईमानियां जाहिर होने लगी। इब्तिदा में हामिद ने उस बेईमानी की शिकायत करने का इरादा किया, मगर तारक की अदम दिलचस्पी को देखते हुए खामोश ही रहा। वो किसी पेचीदगी में पड़कर उस साफ सुथरी रोजी को गिराना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसके घर में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा होने लगी थी। तारक उस दिन कई हफ्तों बाद दफ्तर आया था और गाड़ी से उतरकर सीधा अंदरूनी दफ्तर में चला गया, जहां सफेद मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर मैनेजर बैठा अपने हवारियों से गपशप लड़ाता रहता था। तारक के अंदर जाती 3 आदमी बाहर निकले और कागजात बगलों में दबाए वहां से रवाना हो गए। चंद बाद मैनेजर भी बाहर आ गया। उसके बसरे से नागवारी का इजहार हो रहा था। जाओ साहब, तुम्हें बुला रहे। उसे मुंह बनाकर अजीब से लहजे में कहा और हामिद ने खुशबुदार हैरत के साथ अपनी कुर्सी छोड़ती। अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ते बढ़ते हामिद पलट कर देखा और हैरान रह गया। मैनेजर शीशे के दरवाजे से सड़क का मंजर देखते हुए सिगरेट सुलगाने में मसरूफ था, जिसका मतलब था कि मैनेजर को बाहर रोक कर तारक उसे तुखलिये में अंदर बुला रहा था। हामिद का दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। उसे लगा था कि तारिक का दिल शायद अपने मैनेजर की तरफ से शक में मुबतला हो गया है और अपनी दाई की तायद या तरदीद के लिए उससे अकेले में बात करना चाहता है। उसके अंदर दाखिल होने पर तारिक ने उसे दरवाजा बंद करने को कहा तो हामिद का गुमान यकीन में बदल गया और वो दोनों हाथ पुश्त पर बांध कर मुदबाना अंदाज में मेज के सामने जा खड़ा हुआ। बैठ जाओ, तारिक ने कुर्सी को कदरे जलाते हुए नरमी से कहा और हामिद ने शुक्रिया अदा करके एक कुर्सी संभाल ली। उसका दिन उस वक्त कनपटियों में तिरक रहा था और तारक की तजुर्बाकार निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थी। तो मेहनती और ईमानदार आदमी हो हामिद, तारक ने कहना शुरू किया। पहले दिन के इंटरव्यू में तुमने अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मुझे खुलकर सब कुछ बता दिया था। मुझे खुशी और शायद ये तुम्हारे घरेलू हालात से उस वाकफियत का ही नतीजा है कि मैं मुसलसल तुम्हारी आमदनी बढ़ाने के इम्कानात पर गौर करता रहा। मैं आपका ममनून हूँ सर, क्या मुझ पर इतने मेहरबान है। हामिद ने शुक्र में इस लहजे में कहा। पता कौन अपने मुलाजमीन के लिए इतना फिक्रमंद होता है, जबकि शायद अपने फराइज में कुताही का मुर्तकिब होता रहता हूँ। वो थोड़ा सा जज्बाती होने लगा। मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तारक ने हैरत से पेशानी पर बल डालकर सवाल किया। मैनेजर साहब, इस दफ्तर और अपने मनसब का। तारक ने एकदम उसे टोक कर खामोश कर दिया और संजीदगी से बोला, तुम्हारी ही तरह वो भी मेहनती है मगर बेईमान है। मैंने उसे 800 पर मुलाजम रखा था और आज भी उसकी यही तरीका है, जबकि तुम 2-3 घंटों के लिए यहाँ आकर 500 कमा लेती हो। मैं इस बात का कायल हूँ कि जो जिसके मुकद्दर में है उससे मिलकर रहता है। वो ईमानदार होता तो आज मैं उसे 2,500-3 हजार रुपए दे रहा होता, पर वो यही रकम मेरी लाइन में मोड़ आ रहा है। मेरी चश्म पोशी की भी वजह है, मेरे दूसरे काम है। मैं यहाँ ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। वो मेरा देखा वाला आदमी है, मेरे लिए यही काफी है कि ये इदारा कायम है और अपने अखराजात के अलावा कुछ न कुछ दे ही रहा है। जी ये तो दुरुस्त है, हामिद मरूग होकर कहा। तारिक की सोच बहुत साफ सुथरी और मुंतकी महसूस हुई थी उसे। मगर तुम नौजवान आदमी हो, तारिक फिर कहने लगा। तुम पर अपने घर की भारी जिम्मेदारियां हैं जिनके बोझ तले तुम्हारी जात दब कर रहेगी है, पर तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब होंगे, आरज़ूएं होंगी जिनकी तुम तकमील चाहते हो, मगर पैसे के बगैर यह मुहाल है। अब मेरा एक बोझ हल्का किया है सर। आवा ने शुक्र उमेश लहजे में कहा। आप यहाँ आने से कबल मैंने ग्रेजुएशन की बुनियाद पर शहर भर में कुल वक्ती मुलाजमत हासिल करने के लिए जूतियां चुटकाई, लेकिन कहीं बात न बन सकी। अब खुदा का शुक्र है कि यहाँ से मिलने वाले 500 रुपए में से अपने तालीमी अखराजात निकाल कर घर वालों का खासा हाथ बटा रहा हूँ, वरना मेरे लिए जिंदा रहना भी दुश्वार हो जाता। 500 रुपए, तारक ने मेज पर झुकते हुए दोहराया। तुम कब तक किस पर गुजारा कर सकोगे? तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए शायद मैं अगले बरसों तो 400 और बढ़ा दूं, लेकिन यह आमदनी तुम्हारी उमंगों का साथ न दे सकेगी। बेजुकार जाहिल आदमी हूं, तुम पढ़ लिखी हो, अच्छी तरह जानते हो कि अफरात ज़र क्या है। पैसे की कदर कीमत दिन ब दिन तेजी से घटती जा रही है। जो काम कल सैकड़ों में हो जाते थे आज उसके लिए हजारों दरकार है और यह सिलसिला बस चले ही चले जा रहा है। पता नहीं इसका इख्तिताम कहाँ और कैसे होगा। आमद खामोश रहा। तारिक की हर बात उसके दिल को लग रही थी, तो उसकी दुबती रगों को छेड़ रही थी। वो खुद भी शहर के कुशादा और साफ सुथरी सड़कों पर रवां दवां नित नई गाड़ियों को हसरत भरी निगाहों से देखता था। मुझे मालूम है कि तुम मेरी इज्जत करते हो, वो कह रहा था। मेरा एहतराम करते हो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास आए थे। मैं तुम्हारी मेहनत के सिला में तुम्हें माकूल मुआवजा दे रहा हूँ। इसमें कमी आ जाएगी तो तुम मुझसे निगाहें बदलोगे। इस दौर में इंसान की इज्जत और आबरू, हैसियत और मकाम का ताल्लुक सिर्फ पैसे से, ख्वाह वो किसी भी तरह कमाया क्या हो। पैसा कमाने के लिए बड़े हेर फेर करने पड़ते हैं, मगर इसके बाद आदमी मुतमिन होता है कि उस पैसे को वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, हामिद धीमी आवाज में कहा। यह तो खुली खुली बातें, मैं खुद भी न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखता हूँ, मगर मैं अनाड़ी हूँ। पैसा कमाने के रास्ते मेरी समझ में नहीं आते, और अगर मैं कोई तजवीज़ पेश करूँ, तारक ने कहा, कोई ऐसा काम जिसके लिए सरमाए के बजाय बस थोड़ी सी हिम्मत और होशियारी की जरूरत हो। मैं सर के बल तैयार हूँ सर, आमिद ने पुरस्त्याग लहजे में कहा। तारिक उम्मीद अफजा गुफ्तगू ने उसका दौरान खून तेज कर दिया था और उसके तस्वुर में चमकती धमकती नई नई गाड़ियों के हेवले सकरान लगे थे। तारिक की गहरा सार लेकर भूनने वाली कुर्सी के पुष्टगाह से टिक गया।
नहीं, मैं जुबान खोलकर अपना भरम नहीं खोना चाहता। तुम एक ईमानदार नौजवान हो और ईमानदारी के रवायती मफहूम के कायल मालूम होते हो। शायद ये काम तुम न कर सको। हामिद का चेहरा लटक गया। कौन देखता है सर, ईमानदारी और बेईमानी कोई अटल चीज ही नहीं है। किसी की गर्दन काटे बगैर अगर 2 पैसे हासिल कर लिए जाएं तो मैं उसे किसी तरह बेईमानी नहीं समझता। तारक तो उसकी तरफ देखता रहा। उसकी निगाहों से बेअतबारी मुतरशिद थी। बिलफर्ज मैं तुमसे यह कहूं कि तुम अपने हलकों में हीरोइन मुतारक करवाओ जिसकी फरोख्त में तुम्हारा माकूल मुनाफा शामिल होगा, तो शायद तुम मेरी दिमागी सेहत पर शुबा करने लगोगे। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आमन ने एहतिजाज किया। मेरी यह काम एक सनसनीखेज तजुर्बा होगा। मैं इसे चैलेंज समझकर कबूल करूंगा, लेकिन सवाल यह है कि मैं हीरोइन कहां से लाऊंगा? कौन एतमाद करेगा मुझ पर? यानी तुम ईमानदारी को एक ढवोसला समझते हो। आमद चौंक पड़ा मगर फौरन नहीं समझ गया। हीरोइन को अगर कुश्ता तिला कहकर फरोख्त किया जाए तो ईमानदारी मजरू होती है सर। इसे उसके नाम से बेचने में ईमानदारी पर क्या हर पाता है? तुम्हारा ज़मीर मंशियात फरोशी पर तुम्हें मुलामत नहीं करेगा। अहमद का हौसला बढ़ गया था। उसके लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट फैल गई। तमीर तो अब भी मुलामत करता है सर, और यह मुलामत ज्यादा शदीद है। 4 बहनों में से 2 शादी के काबिल है और मैं इस काबिल भी नहीं कि उनकी शादी कर सकूं। मेरे बाप ने अपनी सारी उम्र क्लर्की में गुजार दी है। उनकी तरफा में पेट भरना भी मुश्किल होता है। अगर मेरी बात पर शुबा हो तो कभी आकर आखिरी तारीखों में हमारे घर का हाल देखे। बात बात पर हर एक दूसरे को फाड़ खाने को दौड़ता है। मैं खुद बारहा ये सोच चुका हूँ कि जब उनकी आमदनी इतनी कलीज थी तो उन्हें बच्चों की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर बाद उनके मामला तय हो चुके थे। हामिद ने उसका बताया हुआ पता लिख लिया। उस पते पर पहुंचकर उसे काले गुलाब का हवाला देना था। बकिया मालूमात मोती दादा से हासिल होनी थी, जो शायद तारक का कोई खास आदमी था। थोड़ी देर बाद तारक ने मैनेजर को अंदर बुलाकर उसका हिसाब बेबाक करने की हदायत की तो उसे खासी खुशगवार हैरत हुई। हामिद के जाने के बाद तारिक ने मैनेजर को बुलाकर कहा, पता है मैंने इसे क्यों निकाला है? मैनेजर बेबसी से शाने हिलाकर रह गया। उस वक्त उसके चेहरे पर रहम अंगेज मासूमी छाई हुई थी। मैं डिसिप्लिन का सिर्फ पाबंद हूँ, तारिक सर लहजे में बोला। वो तुम्हारा माता था मगर उसमें तुम्हारे हेर फेर के वाकयात बताने चाहे थे। मैं ये पसंद नहीं करता कि एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे नीचे काम करता है और वो तुम्हें बेईमान समझता हूँ। मैनेजर का चेहरा धुआं धुआं होगा और फंसी फंसी आवाज में उसे बोला, उसे गलत फहमी हुई होगी जनाब। अब तक जो हुआ सो हुआ, तारिक ने ठहरी हुई आवाज में कहा। तो मैनेजर की जान में जान आई। यह ना भूलो कि तुम्हारी मुलाजमत से पहले ये एजेंसी मैं खुद चलाता था। मेरी मालूमात के बतेरे जराए है। आइंदा कोई खयानत हुई तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ टांगूंगा। आइंदा आपको कोई शिकायत न होगी, उस रो देने वाली आवाज में कहा और तारिक ने कुर्सी छोड़ दी। सिकंदर अली का नाम डैनी के जहन से चिपका रह गया था। उसे पूरा यकीन था कि गदाला के कॉलेज के फंक्शन में उसने जो आवाज सुनी थी वो 100% उसके पुरस्कार सरबराह की थी। वही आवाज, वही गनूदा सा लहजा, जैसे वो सुनने वाले को सुजाने की तरकीब दे रहा हो। डैनी पंडाल से निकला तो दोनों लड़कियां भी उसके साथ साथ थी और उसके रवैये में यकायक रूनमा होने वाली तब्दीली हैरान कुन थी। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उससे ज्यादा बाज पुलिस करती। ये इत्तेफाक ही था कि डैनी ने स्टेज के करीब मेहमानों के लिए बिछाए गए सोफों के बजाय अकबी हिस्से में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठने का फैसला किया था और जो उसे गुमनाम बास को पंडाल में उसकी मौजूदगी का इल्म ही ना हो सका था। पंडाल से निकलते हुए भी डैनी ने एहतियात रखी थी कि रोस्टम पर मंशियात के खिलाफ तकरीर करने वाला मेहमान खुसूसी उसकी शक्ल न देख सके। डैनी सोच रहा था कि वो इब्तिदा में अगले सोफों पर या बैठा होता तो शख्स लाजमन उसे पहचान लेता, क्योंकि वो हर एक को जानता था। मगर उसकी जात सबके लिए एक राज थी। फिर शायद वो अपने राज के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उस मुज़ाकरे के इख्तिताम पर अपनी तकरीर का प्रोग्राम ही मनसूख कर देता। लेकिन इत्तेफाकात ने सूरत हाल को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। पंडाल से बाहर मैदान में लगे हुए एक स्टॉल पर गजाला और आबदा के साथ चाय पीते हुए डैनी ने आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराते हुए गजाला से मुखातिब हो गया। आपकी जात बहुत दिलचस्प है। बातों ही बातों में काफी वक्त गुजर गया, ठीक है, मुझे अंदाजा ना हो उसका, मगर मेहमान खुसूसी की तकरीर शुरू होते ही आपको अचानक क्या हो गया था? अल्ताफ ने उसकी तरफ झुक कर सवाल किया। मेहमान खुसूसी की आवाज सुनकर ही मैं चौंका था, वरना आपकी बातों में खोया हुआ था। डैनी ने खुसूसी तौर पर गजाला की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मगर आपके तो चेहरे का रंग बदल गया था। गजाला ने हंसते हुए शौक में कहा, मैं तो सहम ही गई थी। आज 8:30 बजे एक पार्टी के साथ मेरी अहम मीटिंग मुकर्रर थी। डैनी ने मुस्कुराते हुए बात बनाई। लाखों का 16 होने की उम्मीद थी, लेकिन आपकी मीठी मीठी बातों में डूबकर मुझे अंदाजा ही न रहा कि 8:30 कब बजे। ओह, गजाला संजीदा होगी, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर आपने पहले ही अपनी मसरूफियत की नौयत बता दी होती तो मैं आपको बर वक्त याद दिला दी थी। अब आपको दोबारा मीटिंग का वक्त मुकर्रर करना होगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, वो लहजे में हल्के से तासुफ का तासुर शामिल करते हुए बोला। दामों पर बात उजी हुई थी। मेरी गैर हाजिरी को मेरी अदम दिलचस्पी समझा गया होगा। डैनी हम दोनों के साथ स्टॉल में बैठा बातें करता रहा, लेकिन उसके कान लाउड स्पीकर पर गूंजती हुई गनूदा आवाज पर लगे रहे। मेहमान खुसूसी की तकरीर ज्यादा तवील नहीं थी, लेकिन उसके एक एक लफ्ज से मंशियात के फरोग से गहरी नफरत का इजहार हो रहा था। उसने बातों ही बातों में लड़कियों से मेहमान खुसूसी के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे ये जानकर हैरत हुई कि शहर में खासा मकबूल आदमी था।
उसका नाम सिकंदर अली था। वो शहर की कई समाजी और मुआशी बहबूद की तंजीमों का रूह रवां था। इज्तिमाई फलाह के कामों में न सिर्फ अपना वक्त देता था बल्कि वक्त जरूरत है माली आनत से भी जरेग नहीं करता था। तलबा में वो इतना हर दिल अजीज था कि हर फंक्शन में उसका पैगाम भी शामिल होता था। मालूमात हासिल हो जाने के बाद डैनी वहां से उठ गया। उस बार लड़कियों ने वैरायटी शो के लिए उसे रोकने की कोशिश नहीं की और वह बाहर आकर कार में तेज रफ्तारी के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने के बाद डैनी ने टेलीफोन डायरेक्टरी संभाली और थोड़ी सी मेहनत के बाद सिकंदर अली का फोन नंबर तलाश करने में कामयाब हो गया। तंबुरा मकान का पता एक कागज पर नोट करके उसने डायरेक्टरी एक तरफ फेंकी और खुद फोन पर जम गया। जिस घंटे पर रिसीवर उठाया गया था, बोलने वाले की आवाज से डैनी ने अंदाजा लगाया कि वो कोई मुलाजिम था। उसके इस्तफसार पर मुलाजिम ने बताया कि वो घर पर नहीं था और ना ही वो उसकी वापसी के बारे में कोई अंदाजा लगा सका था। फोन बंद करके डैनी ने रेस्टवाज देखी तो ट्रांसमीटर ऑन करने का वक्त गुजरे चंद मिनट हो चुकी थी। उसे सुर्ख बटन दबाकर ऑपरेटर्स ऑन किया और उसका एंटीना बाहर खींचकर ऑपरेटर्स एक तपाई पर रख दिया। लिबास तब्दील करके वो सस्ताने के लिए बिस्तर पर दराज हुआ तो उसके जहन में बास के अल्फाज गूंज लगी। उसने पिछली रात ही दहली से कह दिया था कि शायद अगले दिन मुकर्रा वक्त पर उससे राब्ता न हो सके। बास को पहले से अंदाजा हो रहा था कि वो कॉलेज के मुज़ाकरे की सदारत से जल्दी फारिग न हो सकेगा। वो सिकंदर अली की आवाज के बारे में पुरयकीन होने के बावजूद एक अजीब सी बेयकीनी का शिकार था और जल्द अज जल्द एक बार फिर अपने बास की आवाज सुनकर अपनी तसल्ली करना चाहता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने बास की पूरी स्टार शख्सियत से इस कदर सरसवी अंदाज में मुतारफ हो सकेगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास ने ट्रांसमीटर मिलने के बाद उससे भी राब्ता कायम करने की इजाजत दे दी थी। यह याद आते ही उसने ऑपरेटर्स उठाया और उसका स्याह बटन दबाकर थोड़े से थोड़े वक्फे से पैगाम नशर करने लगा। वो तकरीबन 10 मिनट तक उस लासिल्की आले पर मसरूफ रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार डैनी ने ऑपरेटर्स ऑफ करके अलमारी के एक खुफिया खाने में मकफिल कर दिया और गुड्डी गिराकर ख्वाबगाह से निकला। उसे यक बयक भूख का एहसास सताने लगा था। खाने के दौरान भी उसका जहन मुसलसल उसी मसले में उलझा रहा। वो कई बरस से उसके लिए काम कर रहा था लेकिन उससे वाकफियत नहीं हटता था। अलबत्ता आवाज से इस कदर मानूस था कि उसे हजारों में पहचान सकता था। फिर अजाला के कॉलेज में उसने सिकंदर अली की आवाज माइक्रोफोन के रास्ते लाउड स्पीकर पर गूंजती सुनी थी, जो रिसार्ट बास की आवाज से मुताबिकत रखती थी। डायरेक्टरी से नंबर तलाश करके उसने सिकंदर अली के घर फोन किया तो मौजूद नहीं था। उसी तरह ट्रांसमीटर पर बास से भी राब्ता कायम न हो सका। ये सब नुक्ते एक ही समत की निशानदही कर रहे थे। सिकंदर अली जो एक तरफ हर दिल अजीज शख्सियत था, मालिक और समाजी दुश्मन हरकतों का कट्टर मुखालिफ था, अपने दूसरे रूप में मंशियात का एक बड़ा कारोबार चला रहा था। उसमें नित नई राहें तलाश कर रहा था। चर्च आम हो जाने के बाद मकामी बाजार में एजवन मुतारफ करवा रहा था और उसी पर बस नहीं थी बल्कि अपने आदमियों के साथ माली बदयांती का इर्तिकाब करने वाले को भी वो बेदाग तरीके पर ठिकाने लगा सका था। यानी महसूस कर रहा था कि उस रवा रवि में तरक्की का दूसरा रास्ता मिल गया था। इन्हीं के हालात में जलते जलते वो सिकंदर का मकान की तरफ चल पड़ा। वो जर्द रंग की एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके गर्दोपेश अहाता मौजूद था। सिले का वो मकान मज़ाहिर एक आम सा मकान था जिस पर बादी नजर में गैर आबाद होने का शुबा होता था। मकान के फाटी के साथ वाले सतून पर प्लास्टिक की तख्ती पर सिकंदर अली का नाम और मकान नंबर तय था। डैनी धीमी रफ्तार से मकान के पास से गुजरता हुआ आगे भी सड़क पर आया और फिर उसकी कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली। रात को उसने मुकर्रर औकात का आगाज होते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। अपनी तरह से रातों में पहल करने से कबल वो कुछ इंतजार करना चाहता था। चंद मिनट बाद ही उसे ट्रांसमीटर पर विस्तार सी वनूदा आवाज सुनाई थी और अलपक ऑपरेटर्स के करीब पहुंच गया। डिबन रिसीविंग सर, ओवर। बास का सिग्नल खत्म होते ही डैनी ने स्याह बटन दबाकर कहा, क्या खबर है? ओवर। सवाल किया गया। मैंने किसी से रात तक आने नहीं किया सर। हुक्म के मुताबिक गोशा निशीनी इख्तियार कर लिए। ओवर। गुड। जज्बात से आ रही सपाट लहजे में कहा गया, लेकिन बाखबर रहने में कोई हर्ज नहीं है। आज शाम के अखबार देखे थे तुमने? ओवर। नहीं सर। डैनी ने अपने दिल की धड़कन तन पट्टियों में महसूस करते हुए कहा, आइंदा मैं उन अखबारात का मुतालिया अपने मामूल में शामिल कर लूंगा सर। ओवर। कल रात गए कायदाबाद में 2 गिरोहों में तसादम हुआ है। दोनों का ताल्लुक मुंशियात फरोशियों से था। एक आदमी हलाक हुआ, 3 जख्मी हुए हैं। मुझे इस वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट दरकार है। कब तक फराम कर सकोगी? ओवर। अभी कोशिश करता हूँ सर। ओवर। उसने मुस्तद लहजे में कहा, अवाकत की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से नागवारी के साथ कहा गया, पाका ताज़ा है। पुलिस के साथ इलाके में उसके मुखबर भी सरगर्म होंगे। ये काम खुद को मजकूब बनाए बगैर सुबह तुम बेहतर तरीके से कर सकोगे। ओवर। हो सकता है जहांगीर को इस बारे में कुछ मालूम हो। ओवर। उससे भी बात कर लो। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि तुम बराह रास्त इन लोगों से ना मिलो। बास की आवाज उभरी, अगर बिल्कुल ही कट कर रह गए तो खाम चलाना दुश्वार हो जाएगा। फोन की हद तक तुम्हें खुली आजादी है। ओवर। ओके सर। ओवर। कल सुबह तुम गुलशन इकबाल के उसी मकान में चले जाओ जहां पहले ले जाए गए थे। एक बात तय हो जाने के बाद बास दूसरे मौजू की तरफ आ गया।
वहाँ वही औरत मौजूद होगी, तुम मुझसे एनी जोला कहकर मुखातब करोगे और वो एक ब्रीफ केस तुम्हारे हवाले करेगी। उसे अचानक से अपने साथ ले आना। वो ब्रीफ केस बहुत कीमती और नाजुक है, जिसे तुम्हारे लिए तैयार करवाया गया है। इसके दोनों सिरों पर स्नेट जैसे दो हमवार मुस्ततील मौजूद होंगे, जो अंदर नस्ब छोटे से कंप्यूटर से मुंसलिक है। तुम पहले बाएं फिर दाएं मुस्ततील पर अपना अंगूठा रखोगे तो निशान पहचान कर कंप्यूटर खुद ब खुद ताला खोल देगा। उसके अलावा किसी भी जरिए से ब्रीफ केस खोलने की कोशिश की गई तो अंदरूनी फुशीदा बारूदी मादा ब्रीफ केस समेत उस पर जोर आजमाई करने वाले के टुकड़े उड़ा देगा। ओवर। वजह मादाम एनी जोला के पास कब पहुंचने सर? ओवर। मैंने मरोग होते हुए सवाल किया। ना मादाम न मिस, तुम उसे एनी जोला कहोगे। बास ने तारीबी लहजे में कहा, ये उसका नाम नहीं, तुम्हारा कोड है। 9 और 12 के दरमियान तुम किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती हो, लेकिन उससे गैर जरूरी तौर पर बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं। ओवर। मैं समझ गया सर। हदायत पर हर्फ बहरफ अमल होगा, लेकिन मुझे इजाजत है कि मैं उस ब्रीफ केस को खोल सकूं। ओवर। उसने जिद्दत हूँ सवाल किया। न सिर्फ खोलोगे बल्कि कल रात में तुमसे उसके बारे में तफसीली बात करूंगा और तुम ऑपरेटर आद करके बेफिक्री से सो सकती हो। ओवर एंड आल। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। डैनी गहरा सांस लेकर सुर्ख बटन दबाया और वो ट्रांसमीटर रिसीवर ऑफ कर दिया। डैनी को इजाजत मिल चुकी थी, लिहाजा उसने फौरन ही फोन पर जहांगीर को खड़काने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ दोबारा घंटी बजी और तीसरी बार दरमियान ही में रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, जहांगीर स्पीकिंग। डैनी के कानों में बोझल आवाज आई। क्या इस वक्त तुम इस काबिल हो कि मैं कुछ अहम बात कर सकूं? डैनी ने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। मैं नॉर्मल बास वुकलाई हुई आवाज में जवाब दिया गया। शाम को थोड़ी सी ली थी, शायद आवाज पर उसी का असर है। माल तुम्हें मिल गया था? जी, डैनी के जरिए दबी दबी आवाज में कहा गया। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, डैनी जहरीले लहजे में बोला। हालात और मौके की नजाकत के पेश नजर अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल करता हूं। ये बताओ कि मार्केट की क्या रिपोर्ट है? हैरतनाक तेजी के बाद बाजार एकदम ठंडा होता नजर आ रहा है। जहांगीर ने रुक रुक कर कहा। बाज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि चंद रोज के बहरान से फायदा उठाने के लिए हर एक ब्लैक गोल्ड के चक्कर में पड़ गया और इस वक्त बाजार में मनो माला गया है। शाम के अखबार देखे थे। डैनी ने अपने ऊपर आजमाया जाने वाला सवाल उतराया। शायद आप राजू के अड्डे पर हंगामे की बात कर रहे। मुझे अखबार से पहले उसकी इत्तला मिल गई थी, बाद में अखबार भी देखा मगर उसमें कोई तफसील नहीं है। यह मामला जरा संगीन भी हो सकता है। जहांगीर उससे कहीं ज्यादा बाखबर था। जो कुछ मालूम है रुके बगैर दोहरा जाऊं, जहां जरूरत महसूस हुई टोक दूंगा। राजू कायदाबाद के इलाके में देसी शराब बेचता है। 3-4 दिन से उसने किसी से लेकर महंगे दामों चर्स भी बेचनी शुरू कर दी। इलाके में चर्स का धंधा करने वालों ने उससे रोकना चाहा, लेकिन वो बाज न आया और कल रात गए हमारे दलाल ने राजू के अड्डे पर मुसल्ला धावा बोल दिया। होठों ने उसके पीछे वाकई साकी खाने को आग लगाती गई। आधे घंटे तक गोलियां चली, जिसके नतीजे में राजू का भाई मारा गया। पुलिस ने बहुत आदमियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, लेकिन जो मुलव्वस थे वो सब रुपोश हो चुकी थी। अलबत्ता साथ दूसरे आदमी पकड़े गए। वेरी गुड। डैनी उसे बेसाख्ता दाद दी बगैर नहीं रह सका। मुझे खुशी है तुम आंखें खुली रखती हो। हमारा आदमी किसी कीमत पर पुलिस की तहवील में ना जाना चाहिए। हो सके तो उसे शहर ही से निकलवा दो। ओके बास, जहांगीर ने सादतमंदाना आवाज में कहा। वैसे नई लाइन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। कौन काम कर रहा है? डैन ने सवाल किया। तारिगो यूनिवर्सिटी के एक जरूरतमंद और गरीब तालिब इल्म पर डोरे डाले और वो फौरी तौर पर माल बेचने में कामयाब हो गया है, जहांगीर ने बताया। उम्मीद है कि वहां बहुत जल्द कामयाबी होगी। शहर के दूसरे कॉलेज भी जरखेज साबित हो सकती। डैनी ने उसे याद दिलाया। अपने आदमियों को हर तरफ फैला दो। अगर अभी से पूरी कोशिश न की गई तो आखिर में टारगेट पूरा न हो सकेगा। मैं खुद भी पुराने अड्डों की बजाय नए इलाकों पर तवज्जो देने के बारे में सोच रहा हूँ। आप फिक्र न करें बास, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टारगेट में किसी किस्म की कमी ना होने पाए। बस ये ख्याल रहे कि ये हम सब की बका का सवाल है। टैन ने ये कहकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। रोज मोहम्मद अनपढ़ लेकिन सीधा सादा मेहनती इंसान था। बचपन से मेहनत करते करते जवान हो गया था, लेकिन कभी रातों रात लखपति बनने की ख्वाब नहीं देखी थी। जब उसने रिक्शा चलाना शुरू किया तो उसे जानकर हैरत हुई थी कि मीटर की मुरम्मत का काम करने वाले दरअसल गरारियों के रद्दो-बदल में पैसे कमाते थे। उनका हुनर यह था कि वो गाहक की मर्जी का काम भी कर देते थे और सरकारी सील यूं की तूं नजर आती थी। गरारियों की रद्दो-बदल के नतीजे में सवारियों से किराए की मद में रकम की वसूली में हस्बे मर्जी इजाफा किया जा सकता था। मगर दोस्त मोहम्मद को खुशी थी कि उसका मीटर सिर्फ 20 पैसे फी मील ज्यादा दिखाता है। जबकि शहर की सड़क पर बेतेरे ऐसे रिक्शे चल रहे थे जिनके मीटर कमोबेश असल से ड्योड़ा किराया जाहिर करते थे।